को बेटा अपनी आज की हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है। मैं आपके काफी सारे कंफ्यूजन जो मैंने देखे उन सबको भी डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखो भाई, हमारी आज की जो फर्स्ट क्लास है किस चीज के ऊपर है? आज की हमारी फर्स्ट क्लास बेसिक एक कुछ गाइडलाइंस के ऊपर है। मैथ्स के कोर्स को हम किस तरीके से लेके चल रहे होंगे उस चीज के ऊपर है। आप इधर नस की तैयारी करें, आप इधर फास्ट की तैयारी करें, आप इधर आईबी की तैयारी करें, आप इधर एनईडी की तैयारी करें, यू कैन नेम एन यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के ऊपर जाएंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, याद रखिएगा वहां पे चाहे नस्ट हो, चाहे फास्ट हो, चाहे एनईडी हो, चाहे आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो हमारे पास, सबके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होगी, वो होगा आपका मैथ्स का पोर्शन। और ये मैथ्स का पोर्शन आपके लिए बहुत एक हेक्टिक भी होगा अनलेस एंड अनटिल आप साथ साथ चीजों को लेके ना चलें। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये ई कैट क्या होता है, या फिर सर वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी क्या ई कैट ही आता है? तो भाई ई कैट के मायने होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल होता है ई कैट इज रेफर्ड एज यूईटी लाहौर टेस्ट। भाई यूईटी का जो टेस्ट है ना उसका नाम भी इत्तेफाक से ई कैट ही है। मगर जनरली ई कैट क्या होता है? ई कैट स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के अंदर कभी भी एडमिशन लेने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे जो टेस्ट होता है वो ईकेट कहलाता है। सिमिलरली जो नेट होता है वो नेट कहलाता है, नस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट। जो बीएस के टेस्ट होते हैं, जैसे आईबी अपना टेस्ट लेता है, वो भी बेसिकली यही टेस्ट होता है, ईकेट बेस्ड टेस्ट होता है। अब देखो, दो चीजें आपको बड़े जहन में रखने की जरूरत है। काफी सारे बच्चे भी सेकंड ईयर बैकग्राउंड से होंगे, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ए लेवल बैकग्राउंड से आते हैं। सो आई कैन एज्यूम many of you are either from the A levels or you are currently doing your second year। सही है ना भैया? और कुछ ऑब्वियसली हमारे पास कौन से बच्चे होते हैं? इम्प्रूवर्स वाले बच्चे होते हैं, जो अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, या फिर पर्टिकुलरली जो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके होते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, और वो चाह रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। देखो, आज की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली जो कल की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक बेसिक गाइडेंस ले ली थी कि भाई हमारे पास टीचर्स कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। मगर आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली डिपेंड करेगी मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के हवाले से हाँ, मैं कुछ जनरल बातें भी कर रहा हूँ। जैसे एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर क्या वो कंप्यूटर का अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या सर मुझे केमिस्ट्री की क्लास लेनी होगी क्योंकि मेरे ईकेट में तो केमिस्ट्री आएगी? तो मेरा बेटा ऐसा नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, मैं बहुत बेसिक तरीके से बात करना स्टार्ट करता हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब टेस्ट दोगे ना मेरा बेटा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब अप्लाई करोगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब टेस्ट दोगे, तो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, आपका जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट आएगा वो आपके इंटरमीडिएट या ए लेवल्स बैकग्राउंड से आता है। जो भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है मेरा बेटा, वो आपका जो टेस्ट होगा वो आपके इंटर या फिर ए लेवल्स बैकग्राउंड से आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने इंटरमीडिएट के अंदर फिजिक्स को पढ़ा है, केमिस्ट्री को पढ़ा है और मैथ्स को पढ़ा है, तो आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होंगे। और अगर आपने अपने इंटरमीडिएट के अंदर कंप्यूटर को पढ़ा है, फिजिक्स को पढ़ा है और मैथ्स को पढ़ा है, तो एट द एंड ऑफ द डे एप्टीट्यूड के अंदर भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ रहा होगा। सही है ना? ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आता है वो बेटा आपके इंटर या ए लेवल से आ रहा होता है। अब बहुत सारे कुछ ए लेवल्स के बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, इनफैक्ट बायोलॉजी भी पढ़ते हैं मैथ्स के साथ साथ। आई कैन रिमेंबर वन ऑफ माई प्रीवियस स्टूडेंट, उसके ए लेवल के सब्जेक्ट थे फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसने माशाल्लाह से डॉ के अंदर भी सीट सिक्योर करी थी, और उसने माशाल्लाह से नस के अंदर भी सीट ली थी। क्योंकि जो ए लेवल्स वाले होते हैं ना भाई, वो बड़े डाइवर्सिफाई होते हैं, तो उनका माशाल्लाह से जो जहन होता है बड़ा अच्छा बना हुआ होता है, क्योंकि ए लेवल्स बैकग्राउंड की किताबें बड़ी अच्छी होती हैं। तो उस अल्लाह की बंदी ने डॉ के अंदर भी सीट सिक्योर कर ली थी, नस में भी कर ली थी। तो फिर वो अपनी चॉइस के हिसाब से नस के अंदर गई थी। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि वो चाहती थी कि भाई वो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर जाए, सीएस साइड के ऊपर जाए। तो इस तरह के सिनेरियोज भी होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है? आपको सबसे पहले एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपको उसका पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में सबसे पहले चंद बेसिक स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये चीज अपने जहन में रख लीजिएगा कि सबसे पहली चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर आप नस की तैयारी करना चाहते हैं या अगर आप नस को टारगेट करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई नस्ट के अंदर फिजिक्स भी इंक्लूडेड होती है, मैथ्स भी इंक्लूडेड होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर इंक्लूडेड होता है, साथ में आपके पास बेसिक आईक्यू इंक्लूडेड होती है। क्या इंक्लूडेड होती है? आईक्यू। आईक्यू और इंग्लिश, इंग्लिश तो हर जगह पे ही होती है, और साथ में आईक्यू भी इंक्लूडेड होती है। ये सारे नस्ट के कोर्सेज होते हैं। वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट दी एनईडी, तो एनईडी के अंदर क्या होता है? एनईडी के अंदर सिर्फ चार सब्जेक्ट्स होते हैं। एनईडी के अंदर फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर है, इंग्लिश है। सही है ना? वाइल इफ यू टॉक अबाउट दी फास्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट के अंदर जरा अलग हिसाब होता है। फास्ट के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैथ्स होती है, इंग्लिश और आईक्यू होती है। फास्ट के अंदर क्या है मेरा बेटा? मैथ्स, इंग्लिश और आईक्यू है।
वाइल आईबीए के अंदर, आईबीए सीएस के अंदर अगर आप अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आईबीए के अंदर क्या है, आईबीए के अंदर भी सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है। तो आपको एक चीज हमेशा जहन में रखनी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लें, वहां पे मैथ्स 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 लाजमी आएगी। तो मैथ्स इज अ क्रूशियल थिंग। इफ यू वांट टू डू द इंजीनियरिंग, देन मैथ्स आपके पास जिंदगी के हर मोड़ पे आएगी। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। ये चार चीजें आपके पास, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फंक्शंस, आपके पास सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर आएंगे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब अक्सर बच्चों के जहनों में कॉन्सेप्ट आता है, सर जरा ये तो बताएं, स्पेशली जो सेकंड ईयर सिंध बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, पता है आजकल मुझसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वो मुझसे कहते हैं सर वो न्यू बुक का सिलेबस फॉलो होगा या ओल्ड बुक का सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे होंगे? तो भाई एक चीज मैं खुदारा क्लियर कर देता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड, ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा। अक्सर हमारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई भी होती। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर ए लेवल्स, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। खुदारा ये बात जहन में रखिएगा, एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड से मिक्स होके आता है। तो भाई अगर सिंध बोर्ड की किताबें 40 साल के बाद चेंज हुई हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई कोई नई कॉन्सेप्ट वहां पर आया है। लेट सपोज सिंध बोर्ड के अंदर अभी वो आ गई, टेलर सीरीज आ गई, तो ही पंजाब बोर्ड में टेलर सीरीज पिछले 20 साल पहले से थी। पंजाब बोर्ड के बच्चे हंसते हैं सिंध बोर्ड के ऊपर 40 साल से कि पता नहीं क्या कचरा चीज पढ़ा रहे थे। अब खैर सिंध बोर्ड की किताबें चेंज हुई हैं, ए लेवल्स के अंदर एडवांस टॉपिक्स पहले से सारे मौजूद थे। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई एप्टीट्यूड जो होता है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप नस्ट में अप्लाई करेंगे, एनईडी में करेंगे, फास्ट में करेंगे, आईबीए में करेंगे, तो जो एप्टीट्यूड मैथ्स का सिलेबस होता है, ये एप्टीट्यूड फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, उसमें तमाम बोर्ड्स इंक्लूड होते हैं। उसमें ए लेवल्स भी इंक्लूड होता है, ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, सिंध बोर्ड के भी होते हैं, पंजाब बोर्ड के भी होते हैं, बलूचिस्तान बोर्ड के भी होते हैं, केपी के बोर्ड के भी होते हैं, तमाम बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट से मिक्स होता है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि वो तमाम कॉन्सेप्ट को डाइवर्सिफाई करके आ रहे होते हैं, वो किसी एक किताब को फॉलो नहीं किया जाता। मेरे पास अक्सर क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे होते हैं, सर वो एसटीपी की किताबों को फॉलो करें या पीटीबी की किताबों को फॉलो करें? बेटा इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना है, उसके साथ आप कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस मटेरियल की किताब उठा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको अपना प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा, आप उसको उठा के सॉल्व करो, इट विल बी मोर देन इनफ। साथ साथ आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स के ऊपर जाओगे। सही है ना भाई? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पहले तो बेसिक कल्चर बता दिया कि भाई आप नस्ट की बात करें, एनईडी की बात करें, फास्ट की बात करें, हम आईबीए की बात करें, हर जगह पे मैथ्स इन्वॉल्व है। बाकी हमारे पास जैसे यूईटी है, यूईटी का सेम पैटर्न होता है जो एनईडी का पैटर्न होता है, सेम पैटर्न प्यास का होता है। जो एनईडी का पैटर्न है, सेम पैटर्न यूईटी लाहौर का, यूईटी टेक्सला का होता है, सेम पैटर्न आपके पास प्यास का होता है, सेम पैटर्न एयर यूनिवर्सिटी का होता है। सही है ना? एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होती है। अच्छा, बहरिया वगैरह के अंदर भी बेसिक मैथ्स आती है, एडवांस मैथ्स के साथ मिलकर आ रही होती है। तो ये चीज जहन में रखिएगा। मैं कभी भी अपने मुंह से जब बात करूं नस्ट की, एनईडी की, फास्ट की, आईबी की, तो मैं हमेशा जाइंट्स की बात करता हूं। तो जाहिर सी बात है एनईडी की जब मैं बात कर रहा हूं तो जो म्यूट है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इंटीरियर सिंध की, तो वो भी उसी में इंक्लूड हो जाती है। तो मेहरान भी एक जाइंट है। तो भैया इसके अलावा जब इन यूनिवर्सिटीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे, आप वैसे क्लियर कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो डीएचएस सुफा का टेस्ट क्या होगा, सर वो इस फलाना यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्या होगा? तो भाई अगर आप इन चार यूनिवर्सिटीज को सिर्फ टारगेट करके चलोगे ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इन चारों यूनिवर्सिटीज का अगर आपको टारगेट करके लेके चल रहे हो, आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। ये बहरिया हो गई, ये सुफा हो गई, ये एयर यूनिवर्सिटी हो गई, ये कॉमसेट्स हो गई, ये सारी बच्चों वाली यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपने इन चार यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी तरीके से कर ली, अब इन चार यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी हम करेंगे कैसे? अब पहला क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर वो सिलेबस क्या होता है एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर? देखो, मैं आपको चंद मोटे मोटे चैप्टर्स के नाम बताता हूँ, ये हमारा सिलेबस होता है। अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें नस्ट के लिए, सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें आप फलाना फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर आप आईबीए के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, याद रखिएगा, आपके पास जैसे नस्ट के अंदर मैथ्स है, उसमें एडवांस मैथ्स भी होती है, बेसिक भी होती है। फास्ट के अंदर तो अलग पोर्शन आता है एडवांस मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का। सेम गोज फॉर दी आईबीए। एनईडी के अंदर मिक्स होकर आ रही होती है। तो हम दोनों चीजों को लेके चल रहे होंगे। सही है ना भाई? हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप मुझसे तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो तो खुदारा आपकी टेबल के ऊपर कैलकुलेटर नाम की ये बला नहीं होनी चाहिए। सही है ना? अक्सर बच्चों की आदत क्या होती है, कैलकुलेटर अपने साथ रख के बैठे हुए होते हैं। भाई आप अगर मैथ्स की क्लास में आए हो या फिजिक्स की क्लास में
में, केमिस्ट्री की क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में, ये कैलकुलेटर नाम की जो चीज है इसको तोड़ के फेंक दो। कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पहली क्लास में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, आप फास्ट को टारगेट कर रहे हो, आईबी को टारगेट कर रहे हो, खुदारा कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स कैसे करेंगे? बेटा मैं आपको मैथ्स पूरी सिखाऊंगा, कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स सिखाऊंगा, सारी शॉर्टकट सिखाऊंगा, एक एक आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मगर एक चीज के ऊपर खाली सिखाऊंगा कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपके घरों में नहीं आऊंगा, मैं आपके घरों में नहीं बैठ सकता, आपके घरों के अंदर आप अपने वालिदैन की जिम्मेदारी हो, आप अब अपने वालिदैन की भी इनफेक्ट जिम्मेदारी नहीं हो। आज जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो अब आप लोग मेरा बेटा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो। 18 साल की उम्र के बाद तो बेटा आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, तो भाई अब आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा कि वो अब आपके पीछे कोई ट्यूशन वाली बाजी डंडा लेके नहीं खड़ी होंगी कि बैठ के आपकी फेंटी लगा रही है। तो भाई खुदारा कैलकुलेटर के साथ अपने साथ रख के ज्यादती मत करिएगा, या आप अपने साथ ज्यादती करोगे, मेरे साथ ज्यादती नहीं करोगे। अगर मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं तो उसके पीछे एक रीजन है। आपको ये बात नहीं मालूम होगी, मैं आपको बता देता हूं। बेटा पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता टेस्ट में, सिवाय दो यूनिवर्सिटीज के। एक यूनिवर्सिटी का नाम है एनईडी यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी का नाम है प्याज यूनिवर्सिटी, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस्लामाबाद की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है प्याज, सही है ना? दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी के अंदर, एक प्यास के अंदर। ये वाहिद दो यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चे को निकम्मा, निकट्टू, बेगैरत बना रही है कैलकुलेटर को अलाउ करके। मैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल के ऊपर सख्त खिलाफ हूं, पहले बता देता हूं। ऑल्दो आई एम अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनईडी, एंड करंटली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं एक इंजीनियर हूं एनईडी से, मगर मैं इस पॉलिसी के एनईडी के सख्त खिलाफ हूं, सही है ना भैया? तो कैलकुलेटर खुदारा आपके पास नहीं होना चाहिए, मैं बहुत क्लियरली ये बात बता रहा हूं। देखो मैं आपके घरों पे नहीं बैठूंगा, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरा बेटा हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने नालायक बने हुए होते हैं कैलकुलेटर यूज कर करके कि अगर मैं उनसे 6 × 7 का आंसर भी पूछूं ना, तो वो चरिया पता है क्या करेगा? वो 6 × 7 का आंसर क्या 42 होता है या नहीं होता, वो उसको कैलकुलेटर पे वेरीफाई करता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं? 6 × 7 पूछूंगा या 6 × 5 पूछूंगा या 7 × 5 पूछूंगा, वो सिंपल कैलकुलेटर पे जाके वेरीफाई कर रहा होगा। तो भाई खुदारा ये फनकारी आपने नहीं करनी, क्योंकि फास्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, या आईबी को टारगेट कर रहे हो, नस को टारगेट कर रहे हो, एनईडी को टारगेट कर रहे हो, आप अपना टाइम को मैनेज खराब कर रहे हो। कैलकुलेटर आपके पास नहीं होना चाहिए, पहली चीज। हम सारी शॉर्टकट सीखेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस, रेशियोज, किस तरीके से हम विद इन सेकंड्स के अंदर डेसिमल कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम सारी चीजों को लेकर चल रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बट कैलकुलेटर बस आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगेन मैं जितनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, भाई डेसिमल कैलकुलेशन वगैरह हो गई, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, आपने साथ साथ उसको लेके चलना है और साथ साथ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी हुआ करेगी। मेरे जो लेक्चर्स होते हैं मेरा बेटा, जब मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ लेक्चर्स को, मैं हमेशा कैलकुलेटर के बगैर ही मैथ्स करवाता हूँ, सही है ना? और मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स हो रही होती है, और विद इन डेज एंड विद इन मंथ्स आप बहुत इजीली तैयारी कर सकते हो। तीसरी चीज जो मैं आज आपको पहली क्लास में होमवर्क दूंगा, देखो मैं होमवर्क होमवर्क देता नहीं हूँ, मैं होमवर्क वाला टीचर नहीं हूँ, मुझे गिफ्ट देने की आदत है। तो भाई मेरी क्लास में होमवर्क का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। गिफ्ट पता है क्या होता है भाई? मैं अपने बच्चों को ईदी, आप पूरे साल जब मुझसे पढ़ोगे ना, तो जब ईद आया करेगी मैं आपको ईदी दिया करूंगा, सही है ना? मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं ईदी देता हूँ अपने शागिर्दों को। तो भाई मैं आज की क्लास के अंदर आपको गिफ्ट क्या दे रहा हूँ? आप खुदारा 1 से लेके 20 तक के टेबल सारे बच्चों को याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के टेबल्स। देखो अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को टारगेट कर रहे हो, आईबी को टारगेट कर रहे हो, मेरा बेटा ये जो तीन यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर अगर आप लम्स को टारगेट कर रहे हो, जब मैं आईबी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली लम्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है, सही है ना? क्योंकि लम्स के अंदर अब एल सेट, उनका एलकेट टेस्ट आ चुका है लम्स का, अब वो सेट के अलावा एलकेट टेस्ट भी ले रहे होते हैं, सही है ना भैया? तो कहने का मकसद क्या है कि देखो जब आप इन तीन बेहतरीन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एडमिशन मिलेगा, आपके दोस्त को नहीं मिलेगा? आपको ये क्यों गलत फहमी है कि यार आपको एडमिशन मिल जाएगा? उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, रिमेंबर दिस थिंग। दुनिया के नहीं, बेहतरीन माइंड्स जो होती है ना, वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, दुनिया के बेहतरीन माइंड्स में कह रहा हूँ। आपको अगर कोई कजन है वो बाहर रहता है, वो एनआईबी पाकिस्तानी है, वो बाहर के कंट्री में रहता है, वो भी याद रखिएगा इन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने आते हैं, आपको आइडिया होगा, सही है ना? बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान टेस्ट देने के लिए। अक्सर नस्ट के अंदर अगर आप चले जाएं, आपको फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे, दुनिया भर के एम्बेसडर्स के बेटे भी पढ़ते हैं लम्स के अंदर, आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर भी। एनईडी चूंकि कैलकुलेटर अलाउ, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। कहने का मकसद क्या है भाई? आपको यहाँ पे चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आप बेसिक कैलकुलेशन हाथ से नहीं कर सकते, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक का टेबल्स आप लोगों को परफेक्टली याद होने चाहिए, ये आज का गिफ्ट है। दूसरे नंबर के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स को स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए।
सर ये स्क्वायर्स और क्यूब्स का मतलब, भाई 2 से लेके आपको 10 तक के बेसिक स्क्वायर्स, देन 2 से लेके 10 तक के आपको सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मैं आपको इसका प्रैक्टिस मटेरियल दे दूंगा, सही है ना। मैंने एक जगह लिख के रखे हुए, मैं आपको सारे शेयर कर दूंगा, सही है। मैंने फास्ट के लिए बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट बनाई थी, मैंने उसके लिख के रखे, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, आप आराम से बैठ के कर सकते हो, सही है ना। आपको 2 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स और 2 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आपको बेसिक स्क्वायरिंग और क्यूबिंग याद होने, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 क्या होती है, बेसिक चीजें हैं भैया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। क्यूब क्या होगा, 125 होगा। इस तरीके से बेसिक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो मेरा बेटा ये बेसिक टर्म्स हैं। तो आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स भी याद होने चाहिए। मैंने आपको 3 तरह के होमवर्क दिए हैं। एक तो 2 से लेके 10 तक के स्क्वायर, 2 से लेके 10 तक के क्यूब्स, फिर 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर और क्यूब्स दोनों। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मैथ्स को सॉल्व करने के अंदर। ये बेसिक चीजें हैं, देखो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से इसको कहीं पे लिख लोगे, इसको याद करने का तरीकेकार क्या मैं बता देता हूँ। इसके रट्टे नहीं मारने, इनके रट्टे नहीं मारने हैं। पहली चीज है, देखो बेसिक मैथ्स के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये सारी चीज पेपर में बहुत पूछी जाएगी। आपने करना क्या है, आप कोई भी अपना जो मैथ्स का रजिस्टर बनाओगे ना, मैथ्स के रजिस्टर के अंदर कोई भी स्टार्टिंग पेज रखो, उसके अंदर ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, और फिर रोज सुबह उठ के इसको फॉलो करो। आपने क्या करना है, रोज सुबह उठ के इसको फॉलो करना है, सिंपल तरीके से, कोई मुश्किल काम नहीं है। रोज सुबह उठ के एक नजर इस पे मार लो, एक दफा बैठ के लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, चार चार दफा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेबल्स याद नहीं होते। बेटा आप टेबल्स के अगर रट्टे मारोगे ना, जिंदगी गुजर जाएगी, कभी टेबल याद नहीं होंगे। टेबल याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे याद कर सकते हो टेबल्स को। बेटा एक दफा टेबल को पढ़ा, चार चार दफा बैठ के उसे लिख लो। दो दफा बगैर देख के लिखो, दो दफा देख के लिखो, यकीन मानो जिंदगी भर नहीं बोलोगे उस टेबल को, सही है ना। इस तरीके से स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हो गए। आपने करना है क्या, जो भी आपका साफ सुथरा रजिस्टर है, जो मैथ्स का आपका रजिस्टर होगा, इसमें आप लेक्चर को कॉपी डाउन किया करोगे, और रजिस्टर के स्टार्ट के अंदर इन तमाम चीजों को लिख दो। और फिर रोज सुबह उठ के, रोज दोपहर में, दिन में एक दफा इनको गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो। यकीन मानो जिंदगी में कभी इन चीजों को नहीं भूलोगे, जिंदगी में बहुत काम आएंगी। अक्सर बच्चे समझते हैं मजाक हो रहा है, अक्सर बच्चे समझते हैं सर ये एनईटी में तो बेसिक मैथ्स नहीं आ रही, इनका जिंदगी में काम क्या होता है। बेटा आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर एज वेल। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, कल को जो है ना, जब आप किसी भी जॉब के ऊपर जाओगे ना, किसी अच्छी कंपनी में जॉब में, ये किसी बेकार कंपनी की बात नहीं कर रहा, अगर आपके कोई बहन भाई किसी बड़ी मल्टीनेशनल में बैठे हुए, उनसे पूछिएगा। आप में से बहुत से बच्चे अच्छे खानदानों से भी होंगे, जिनके बड़े बहन भाई या कजन किसी अच्छी कंपनी में बैठे होंगे, जैसे पीएनजी हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिसको कहते हैं, जीएसके हो गया, सही है ना, जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, या आपके पास नोवाड्रिक्स हो गई, या आपके पास बड़े मशहूर जो कोडर क्लब जैसे ये बड़े मशहूर कोडिंग हाउसेज हैं, या गूगल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अगर आपका कोई भी कजन इनमें से किसी भी बड़ी एमएनसी में बैठा होगा ना, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, उस एमएनसी के अंदर पहुंचने का तरीकेकार क्या था, वो आपको बताएगा। मेरा बेटा जब आप ग्रेजुएशन आप हासिल कर लेते हैं ना, अक्सर बच्चे समझते हैं कि भाई मैं 4 साल की डिग्री ले लूंगा, मुझे फौरन से जॉब मिल जाएगी। बेटा जॉब के ऊपर भी कंपटीशन होता है। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, सबसे पहले जॉब के ऊपर टेस्ट लिया जाता है, और ये टेस्ट आपको पता है किस चीज से होता है। इस टेस्ट के अंदर आईक्यू के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व होती है, आपके पास सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन सारी की सारी इन्वॉल्व होती है। लोग समझते हैं कि भाई अगर मैंने नस्ट के अंदर एडमिशन ले लिया, फास्ट में ले लिया, एनईडी में ले लिया, जिंदगी आसान हो गई, जिंदगी सुकून में आ गई। बेटा याद रखिएगा, सुकून कबर में भी नहीं है अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे, सुकून कबर में भी हासिल नहीं होगा अगर अमाल अच्छे नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पे स्ट्रगल है, यू हैव टू स्ट्रगल ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर दिस थिंग, आप ना सिर्फ इंटर के बाद स्ट्रगल करते हो, बल्कि कल को जॉब के लिए भी स्ट्रगल करते हो। जब आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उन टेस्टों को क्लियर नहीं कर सकते, तो किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जब उसमें जॉब पे अप्लाई करता है इंसान, तो पहली जो चीज उसमें होती है वो टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के ऊपर आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जो बच्चे पास होते हैं, फिर उनका पहला इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप असेसमेंट होती है, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है। अच्छी कंपनी के अंदर 6 से 7 स्टेजेस होती हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं अपने शागिर्दों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा बेटा अभी आप मासूम हो, अभी आपको दुनिया की हकीकतों का इल्म ही नहीं है, सही है ना। तो ये चंद बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अगर आज इस पे मेहनत कर लोगे ना, यकीन मानो कल को बैठ के मुझे दुआएं दोगे। ये इसलिए मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। और ये बात आप अपने किसी भी कजन से, अपने वालिद साहब से, अगर वो किसी बड़ी कंपनी में मौजूद है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल टेक्सटाइल सेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंपनीज,
जो पाकिस्तान में सेठिया कंपनी मौजूद है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी मल्टीनेशनल। अगर आपका कोई जानने वाला किसी बड़ी फर्म में मौजूद है, ही विल श्योरली टेल यू दिस थिंग कि वहां पे क्या होता है, इनिशियल टेस्टिंग कैसे होती है, इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे होती है। क्योंकि भाई देखो, एक सिंपल सी बात है ना, नस भी 150 बच्चा फेंकेगी, एनईडी भी 150 बच्चा फेंकेगी, फास्ट भी फेंकेगी, मेरान भी फेंकेगी, आईबी भी फेंकेगी, लम्स भी फेंकेगी। इसके अलावा पता नहीं कितनी गली मोहल्ले की यूनिवर्सिटीज हैं, सर सैयद हो गई, डीएचएस सफ़ा हो गई, बहरिया हो गई, कॉमसेट्स हो गई, लाहौर बिजनेस स्कूल हो गया, जीआईकेआई हो गई, प्याज हो गई, पता नहीं कितनी और यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, छोटी मोटी बड़ी छोटी। तो भैया देखो, इतनी सारी यूनिवर्सिटी जब बच्चा फेंकती है तो जाहिर सी बात है उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग भी होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो, अगर आज आपने अपनी बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर लिया, ये आपको जिंदगी भर हेल्प आउट कर रहा होगा। एक चीज तो मैंने बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दी। अच्छा, कि भाई आपने करना क्या है, 1 से लेके 20 तक के टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये बेसिक चीजें जो आपने सबसे पहले क्या करनी है, कवर अप करनी है। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात में किसी बच्चे को आई डोंट थिंक मसला होगा इंशाल्लाह ताला। सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? सबको यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? आई कैन अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा, अब देखो मैं आपसे दूसरी बात भी यहाँ पे करना चाहूंगा। देखो सर, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स का क्या मतलब है? मेरा बेटा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। ये बेसिकली इसका मतलब है। एक बात तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था, हमारे नॉर्मल मैथ्स का सिलेबस। बेटा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मेरे पास अक्सर एक बच्चों ने मुझे मैसेज कर करके, कमेंट कर करके एक चीज मुझसे बहुत ज्यादा पूछी। सर अगर मैं एनईडी को टारगेट कर रहा हूँ तो क्या सर मैं फास्ट का टेस्ट नहीं दे सकता? क्या सर मैं प्याज का टेस्ट नहीं दे सकता? नहीं मेरा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट इजीली दे भी सकते हो और उसमें बहुत अच्छे नंबर भी ले सकते हो, अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ोगे। क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, बेसिक पैटर्न होता है, वो सिमिलर होता है। यानी कि इफ आई टॉक अबाउट दी मैथ्स पैटर्न, तो बेटा हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स दो तरीकों से डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेट्स का पोर्शन भी आता है, सही है ना? हमारे पास सेट्स का पोर्शन भी होगा, हमारे पास फंक्शंस भी होंगे, हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, सही है ना? ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे। हम इन तमाम टॉपिक्स को फॉलो अप कर रहे होंगे। आप किसी भी बोर्ड की किताब को उठाओगे, उसके अंदर तमाम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। हमारे पास सेट्स भी होता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, हमारे पास इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट भी होंगे हर यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे पास सिंपल तरीके से ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट भी होंगे। हमारे पास सिंपल तरीके से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इट इज अ बिलियन डॉलर्स कॉन्सेप्ट। सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट हमारे पास बेतहाशा इन्वॉल्व होंगे। देन हमारे पास ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जो अक्सर बच्चे अपने इंटरमीडिएट में चॉइस पे छोड़ के बैठे हुए होते हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा आता है। मैं भी कैटेगोरिकली भी तमाम बारी बारी तमाम टॉपिक्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन हो गया। ऑब्वियसली बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किताब के अंदर आपको मिलेगा, हर किताब के अंदर आपको इसके चर्चे मिलेंगे, हर एग्जाम में आपको चर्चे मिलेंगे। एंड देन दी फाइनली ट्रिगोनोमेट्री। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमारे पास सेट वन की टॉपिक्स होते हैं। फिर सेट टू के अगर मैं टॉपिक्स का जिक्र करूं आपसे, तो ऑब्वियसली इसके अंदर लिमिट्स हमारे पास आ जाती है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ्स आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा। फंक्शंस हो गया, ग्राफ्स हो गए, डोमेन एंड रेंज हो गई। फंक्शन, ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज, फंक्शन के अंदर ही सारी चीजें वो इन्वॉल्व हो गई हैं वैसे तो, सही है। इसी तरीके से हमारे पास देन हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। इसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारे पास बेतहाशा इन्वॉल्व होती है हर जगह के ऊपर, एनालिटिकल ज्योमेट्री। देन हमारे पास जो टॉपिक होते हैं ऑब्वियसली वो डेरिवेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस करने के लिए जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी को, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हर जगह के ऊपर लाजमी आएंगे, हर जगह के ऊपर बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का। देन ऑब्वियसली हमारे पास कॉनिक सेक्शन, नस्ट के कॉन्सेप्ट की, फास्ट के पेपर की जान कहलाता है मेरा बेटा कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक्स आर ऑलवेज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी यूनिवर्सिटी।
देन फाइनली वेक्टर्स का पार्ट आ गया। अब देखो ये जो मैंने आपके सामने टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये बेसिक सिलेबस होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा नॉट टू मेंशन हियर को बेसिक मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट है। बेसिक मैथ्स में ऑब्वियसली हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स इन्हीं में इन्वॉल्व हो जाते हैं बेसिक मैथ्स के भी, जैसे ग्रुप्स हो गया, बेसिक एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हो गए एंड सो ऑन। मगर बेसिक मैथ्स में क्या होता है, आपके पास फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, अलजबरा आ गया, फ्रैक्शंस, अलजबरा हमारे पास हो गया, सही है ना, वो सारे बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हो गए। कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये फ्रैक्शंस हो गया, अलजबरा हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होती हैं, बेसिक मैथ्स से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब अगर मैं आपको चंद बेसिक बातें डिफाइन कर दूं, देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में टारगेट करोगे ना, ये आपके बेसिक चैप्टर्स होंगे जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाएंगे। मैंने ये चंद बेसिक नाम लिखे हैं, जिस तरह अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि वेन एवर वी से लव्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में फिर फर्दर 4 सूबे आ जाते हैं, है ना भाई। सिंध के अंदर अलग तरह के लोग हैं, पंजाब में अलग तरह के लोग हैं, केपी के में अलग तरह के लोग हैं, हमारे पास कश्मीर में अलग तरह के लोग हैं, बलूचिस्तान में अलग तरह के लोग हैं। वैसे ही मैंने सिर्फ ये टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। ये टॉपिक्स इनसाइड बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स होते हैं। जैसे सेट्स का टॉपिक है, सेट्स के अंदर वेन डायग्राम्स भी होती हैं, सेट्स के अंदर बेसिक बट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जो अक्सर आईबीए के अंदर, एनईडी के अंदर, नस्ट फास्ट में आते हैं। सिमिलरली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स है हमारे पास। इसमें बेसिक मैथ्स के बहुत से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं कि भाई रियल नंबर्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, ऑर्डिनरी बेस्ड नंबर्स कौन से आते हैं, इक्वेशंस आपके पास आ गया, ये ग्रुप्स के टॉपिक्स आपके पास आ गए। ग्रुप्स बेसिकली अब तो खैर इंटरमीडिएट किताबों में भी मौजूद नहीं है, बट एप्टीट्यूड के अंदर बेतहाशा इन्वॉल्व होता है। न्यू सिलेबस के अंदर बहुत आता है, एप्टीट्यूड के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर। मैट्रिसेस के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए आपके पास, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए आपके पास, एड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो गए, बेतहाशा एमसीक्यूज आते हैं तमाम चीजों के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमोटेशन, 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो एक साथ मर्ज होकर आ रहे होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपके पास यूलर्स लॉज एंड सो ऑन, बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है आपके पास। इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री आप नस्ट में अप्लाई कर दो, आप फास्ट में अप्लाई कर दो, आप एनईडी में अप्लाई कर दो, आप लम्स में अप्लाई कर दो, आप आईबी में अप्लाई कर दो। ट्रिगोनोमेट्री बहुत डिटेल टॉपिक है। 6 से 7 लेक्चर्स या 8 लेक्चर्स में ले रहा हूँ सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करवाने में, इतनी डिटेल में जाके, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा पूछे जाते हैं। और ऐसे मजे मजे के, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होती हैं जिसको जब मैं आपको नस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, फास्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, यू विल इजीली यू विल गेट टू नो कि यार मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है एग्जामिनर। हम सारे पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक चीज बस आपको जहन में रखनी है, मैं जो भी टॉपिक आपको कवर अप करवाऊं, आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर हम तमाम के तमाम पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी साथ साथ देख रहे होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका ये कि भाई मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, हम उस टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक के जितने यूनिवर्सिटीज में पास पेपर के अंदर उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे वो भी कर रहे होंगे। तो भाई मैं नॉर्मल टीचर्स की तरह सिर्फ हर टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन नहीं करवाता, मैं हर टॉपिक के साथ कोई 6, 10, 15, 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको काफी सारे पास पेपर्स का आइडिया हो सके, सही है ना। इसके अलावा मैं आपको पास पेपर्स भी आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ, आप भी उनको इजीली कवर अप कर सको। बेटा मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सिमिलरली हमारे पास जो लिमिट्स होता है, फंक्शंस होता है, या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, इसको अच्छी किताबों में कहा जाता है कैलकुलस। ये क्या कहलाता है, कैलकुलस कहलाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, कैलकुलस इज द क्रूशियल पार्ट। आप सीएस की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, आप आईबी में अप्लाई करो, आप फास्ट के सीएस में अप्लाई करो, आप नस में, एनईडी के अंदर, जीआई के आई के अंदर, लम्स के अंदर, प्यास के अंदर, बेटा ये लिमिट्स, फंक्शन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इनसे जिंदगी नहीं छूटेगी। अब बहुत सारे बच्चे हम मुझसे पूछेंगे, सर सर अभी हमने सेकंड ईयर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा, तो हम कैसे कवर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये टॉपिक से भी स्टार्ट भी नहीं करवाऊंगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, मुझे पता है भी खौफनाक है, सही है। अगर आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हो, तो मैं भी सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर्स न्यू बुक के अपलोड कर रहा था, तो मैं सेकंड ईयर के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप में से बहुत से बच्चों ने अभी सेकंड ईयर के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो आप वहां से कवर अप कर सकते हो। फिर मैं एप्टीट्यूड में जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अपनी एप्टीट्यूड के लिए, तो आपको इजीली सारी बातें यहाँ पे भी समझा रहा हूँ मैं, क्लियर है। हम लोग स्टार्ट जो कर रहे होंगे ना, वो फर्स्ट ईयर के बेसिक टॉपिक से करेंगे, देन मैं आपको सेकंड ईयर के एडवांस टॉपिक्स पे ला रहा हूँ, ताकि आप में से बहुत से बच्चे जब नस्ट का नेट 1 दोगे, नेट 1 चूंकि दिसंबर में होता है और नेट 1 के अंदर मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी बन जाएगी। सिमिलरली कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉनिक्स का मतलब होता है फिगर्स, यानी कि सर्कल्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया। रिमेंबर दिस थिंग, नस के अंदर 80 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन होता है। अगर आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, नस के अंदर 80 नंबर का मैथ्स का पोर्शन होता है। उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉनिक, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन के भरे हुए होते हैं। तो भैया कॉनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वेक्टर्स आ गए, वेक्टर्स जो हमारे पास बेतहाशा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये हमारी एक बेसिक कोर्स आउटलाइन है। मैं इसके अलावा भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम लॉगरिथम्स भी पढ़ रहे होंगे, हम और चीजें भी डिस्कस कर रहे होंगे, सही है ना। तो ये हमारी ऑल्दो एक बेसिक
बेसिक आउटलाइन है, जिस आउटलाइन को मैं लेके चल रहा होता हूँ हर जगह के ऊपर, सही है ना भैया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे उसके अंदर इसी आउटलाइन के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसमें यही क्वेश्चंस, यही पर्टिकुलर आउटलाइन आ रही होगी। और सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अक्सर बच्चे कहते हैं सर फास्ट में बेसिक मैथ्स आती है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे। भैया देखो, आईबी में जो बेसिक मैथ्स आएगी, नस में जो बेसिक मैथ्स आएगी, याद रखिएगा हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स नहीं कर रहे होते, बल्कि जब आप मुझसे लेक्चर्स ले रहे हो, जब मैं आपको लेक्चर्स कवर करवा रहा हूँ, बेटा बेसिक मैथ्स की 90% तैयारी आपकी मेरे साथ साथ ही हो रही होगी। कैसे भैया, बेसिक मैथ्स की तैयारी जब आप मेरे लेक्चर्स लोगे ना, मैं लेक्चर्स में एक एक चीज आपको तरीके से कवर अप करवा रहा हूँ, जब मैं आपको अलजेब्रिक टर्म्स को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, जब मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स सिखा रहा हूँ, तो आपकी बेसिक मैथ्स 90% वहीं से कवर हो रही होगी। बाकी जो 10% मैथ्स होगी उसको हम बाद में देख रहे होंगे। क्लियर है भैया। ऑल दो मैं आपसे बेसिक मैथ्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप में से किसी बच्चे को पहले कवर करनी है वो पहले भी कवर कर ले, सही है ना भैया। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे आईक्यू है, आईक्यू जो नस में आती है, फास्ट में आती है, उसमें क्या होता है, बेसिक मैथ्स होती है भैया, सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज को फाइंड करना होता है, सीक्वेंस को फाइंड करना होता है, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं होती। वो बेसिक मैथ्स वाली टर्म्स होती है, बेसिक मैथ्स वाली चीजें होती हैं, जो अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स को समझ लिया, अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स को देख लिया, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशल और डिफिकल्ट होती है, हर यूनिवर्सिटी में इसलिए डाली जाती है, तो बेसिक मैथ्स तो मेरा बेटा ये प्री मेडिकल वाले बच्चे कर रहे होते हैं। ये बेसिक मैथ्स तो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए रखी जाती है कि वो इजीली कर ले। वरना जो इंजीनियरिंग की मैथ जिस बच्चे ने कर ली, तो यकीन मानो बेटा आपके सर पे ताज पहनाना चाहिए कि इंजीनियरिंग की मैथ असल चीज होती है। दुनिया के अंदर असल मैथ्स इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है, जो बेसिक मैथ्स होती है वो तो सब पार्ट होती है, वो इजीली आप कर सकते हो, और इजीली आपको करवाई भी जा रही होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे डिफाइन मैं करना चाहूंगा। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ अभी तक कि सर नस का जो नेट वन होगा वो दिसंबर में होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे। मेरा बेटा मैं आपसे तमाम कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पहले से शेयर कर दूंगा, सही है ना, यानी कि आपसे पूरे कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पहले से हर सब्जेक्ट के शेयर हो रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा नेट वन देना चाह रहा है, बाय द वे जो नस का नेट वन और नेट टू होता है इस्लामाबाद में होता है, आपको इस्लामाबाद जाके देना पड़ता है, कराची में होता ही नहीं है। नेट थ्री नेट फोर कराची में होता है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा नेट वन देने जाएगा, और मैं 1000 टाइम्स आपको अश्योरिटी दूंगा, 1000 टाइम्स मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बच्चा नस्ट को टारगेट कर रहा है, नस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, टारगेट लाजमी करें, तो बिल्कुल आप नेट वन देने के लिए जाएं, सही है ना। तो अगर आप में से कोई बच्चा भी नेट वन को टारगेट कर रहा होगा, तो मेरा बेटा हम लोग जो कोर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे, हम इसी पैटर्न पे कवर करना स्टार्ट करेंगे कि आपके नेट वन के मेजोरिटी टॉपिक्स कवर हो रहे हो, सही है। सेकंड नंबर पे आपको रिकॉर्डिंग भी सारी मिल रही होंगी। थर्ड नंबर पे आपको पास पेपर्स भी मैं सारे भी दे दूंगा, ड्राइव वगैरह शेयर कर दूंगा। अगर आप में से बहुत से बच्चों ने मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव के बारे में नहीं सुना हुआ, तो बेटा सुन लीजिएगा, ये मेरे 4 सालों की जब से मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट किया, ये मेरी मेहनत है। ये मेरी इतनी बड़ी मेहनत है ना कि आप इसको सोच नहीं सकते, कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि भाई इसका बैकअप बनाऊं, मैं हर 2 महीने के बाद इस ड्राइव का बैकअप बनाता हूँ, इतनी बड़ी मेहनत है मेरी। इस स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर जो है ना, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के आपको बेतहाशा पास पेपर्स मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सर वो पास पेपर की किताब नहीं होती क्या। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात जहन में रखिएगा, दुनिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक पास पेपर्स नहीं होते। क्योंकि बेटा जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो जाता है ना, तो जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपने पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खत्म कर देती है, फिनिश कर देती है। तो जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं ना, जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं यूनिवर्सिटी से, अगर आप में से बहुत से बच्चे मुझे फॉलो करते हो, आपने देखा होगा मैं एनईडी के फास्ट के जो पेपर्स होते हैं मैं अक्सर शेयर कर रहा होता हूँ, कैसे मिलते हैं। भाई जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं वो बच्चे हमसे अपना पेपर शेयर करते हैं कि भाई सर मेरे पेपर के अंदर नस के अंदर ये क्वेश्चन आए थे, एनईडी में क्वेश्चन आए थे, फास्ट में क्वेश्चन आए थे, आईबी में क्वेश्चन आए थे, और वो 99% क्वेश्चन सही होते हैं, सही है ना। तो उनके ऊपर पास पेपर्स को डिजाइन किया जाता है। तो जो मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव है उसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। याद रखिएगा, अगर आप वाकई पढ़ने का शौक रखते हैं तो इस बात को जहन में रख लीजिएगा, बेटा वो स्टडी मटेरियल ड्राइव खजाना है, खजाना। क्योंकि उसके अंदर आपको नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के बेतहाशा रिसोर्सेज मिलेंगे, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना के डाली हुई है, जाके जो मेहनत करना चाहे मेहनत करे, मेरे जात पे कोई एहसान नहीं है, सही है ना। वो मेरी बड़ी मुश्किल इंपॉर्टेंट मेहनत है, मैंने रातों को जाग जाग के पता नहीं कहाँ कहाँ से मटेरियल को कंपाइल किया, कंपाइल कर करके मैंने वहां पे अपलोड करे हुए हैं। तो आपसे शेयर कर दूंगा, तो पास्ट पेपर्स भी आप लोगों को सारे मिल रहे होंगे, साथ उसको भी सॉल्व कर सकते हो, सही है ना। साथ ही आपको प्रैक्टिस किताब पूरी मिल रही होगी। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, जो भी हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आपने साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। जो मसला है, आपके डाउट सेंटर से ग्रुप्स होंगे, आप पर्टिकुलरली डाउट सेंटर ग्रुप्स में जाओगे और चीजों को पूछोगे। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, हो सकता है यार आपका कोई दोस्त हो, वो दोस्त किसी महंगे कोचिंग में बैठा हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ मेरा बेटा, आपको कोई भी पर्टिकुलर बंदा घर पे आके नहीं पढ़ाएगा, सही है ना। कोई भी बंदा आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया तूने पढ़ना है,
और जो चंबे मार के पढ़ाना, कोई भी ऐसी मेहनत नहीं करेगा, सही है। तो कहने का मकसद क्या है, आपको बहुत सी चीजें खुद भी समझनी होंगी। यानी कि लेट सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, आप 10 दफा मुझसे पूछोगे, आई विल बी हियर फॉर टीचिंग यू। मगर रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आप अपने साथ ज्यादती करोगे। मेरी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि भाई यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई चैट जो है ना, उस चैट को देख के आप ये सोचो कि पता नहीं वो जो अकमल बैठा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या भाई वो जुनैरा बैठी हुई है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर वो राशिदा बैठी हुई है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। यानी कि भाई अक्सर होता है ना, क्लास के अंदर बच्चा बैठा हुआ होता है, क्लास के अंदर बैठा हुआ होने के बाद अक्सर बच्चा हाथ ही नहीं खड़ा करता। मतलब वो इतना बड़ा कोई इंट्रोवर्ट बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि भैया मैं तो हाथ ही नहीं खड़ा करूंगा, और हाथ खड़ा करूंगा तो पता नहीं वो मोहल्ले के अजमल भाई जो हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने ये इतना फजूल क्वेश्चन पूछ लिया। तो रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने में कोई इशू नहीं होगा। आपको प्रॉपर मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं जब भी क्वेश्चन कवर करवाता हूँ उसके बाद 10 दफा पूछता हूँ, बेटा कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, आप इस जुमले को रट जाओगे, सही है ना। मैं हमेशा अपनी अपनी बात खत्म करने के बाद लाजमी आपको टाइम देता हूँ बात करने का। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ये सारी चीजें आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, और कोर्स की फीस आपने लोगों ने दी हुई है, वो सिर्फ वन टाइम फीस है, डेट इज सिंपल 6,500 रुपीज। इसके अंदर और कोई फीस इंक्लूड नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ, मेरा बेटा जो भी महंगे से महंगा इंस्टीट्यूट 70 से 80 हजार रुपए ले रहा है यार एप्टीट्यूड पढ़ाने के, हम इतनी फीस नहीं ले रहे। हमने ऑलरेडी उस चीज को बहुत आसान कर दिया, बेतहाशा, जितना आसान मैं कर सकता मैंने आसान कर दिया, ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर ले। एंड यू कुड गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माई फेसबुक पेज एंड जस्ट चेक आउट द रिव्यूज देयर, और जस्ट चेक आउट द कम्युनिटी सेक्शन टैब देयर। आपको आइडिया हो जाएगा वो बच्चे जो पढ़ते थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बट मैं एक बात अगेन कह देता हूँ कि मेरा बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी उसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, एज अ टीचर मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर सकता हूँ, एज अ टीचर मैं अपना पसीना बहा सकता हूँ, एज अ टीचर मैं अपना गला सुखा सकता हूँ। और यकीन मानो, बहुत दफा 99% टाइम मैं क्लासेस के बाद में स्टेप्स खा रहा होता हूँ। 99% टाइम मैं क्लासेस के बाद में स्टेप्स खा रहा होता हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बचती कुछ और करने की मेरे लिए। क्यों? क्योंकि भैया मैं मेहनत कर रहा होता हूँ। मगर अगर आपने मेहनत नहीं करी ना, तो मेरा बेटा ये फायदा नहीं रहेगा। यकीन मानो, हमारे लिए फायदा नहीं होगा, आपके लिए फायदा नहीं होगा। तो आपको भी मेहनत करनी है। देखो, आपको मेहनत कैसे करनी है, आपको मेहनत ऐसे करनी है, साथ साथ चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नस को, फास्ट को, आईबी को टारगेट कर रहे हो, बेटा इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे हंसी मजाक करते हुए एडमिशन नहीं मिलता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, सर मैं भी A2 की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सर मेरा इंटरमीडिएट साथ साथ चल रहा है, मैं मैनेज कैसे करूँ चीजों को। सही है ना, मुझे ये चीज मालूम है मेरा बेटा, आपका A2 भी चल रहा है, आपका इंटरमीडिएट भी चल रहा है। आपने टाइम मैनेज कैसे करना है, देखो एक शेड्यूल डिजाइन कर लो अपना। खुदारा जिंदगी के अंदर बी मैच्योर ना हो, अपना शेड्यूल डिजाइन करना सीखो। मुझे इंतहाई सख्त नफरत है उन बच्चों से जो ये बात कहते हैं कि सर मैं तो कभी शेड्यूल बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि शेड्यूल बनाने पे कभी फॉलो तो करना ही नहीं होता उसे। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना मेरा बेटा, ऐसे बच्चों से मुझे इंतहाई नफरत है। क्यों? मेरा बेटा देखो, जिंदगी में हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप अपने आप को इतना गिरा दो कि आप ये सोचने लग जाओ कि यार मैं शेड्यूल इसलिए डिजाइन नहीं करता कि मैं शेड्यूल को भी फॉलो नहीं करूंगा ना, यकीन मानो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। मेरा बेटा देखो, हो सकता है शेड्यूल आप फॉलो ना करो, हो सकता है आप शेड्यूल फॉलो ना कर पाओ। यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, बट मैं स्टिल कोशिश करता हूँ उसे डिजाइन करूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आप शेड्यूल बनाते हो ना, शेड्यूल बनाने के बाद अगर आप उसे फॉलो ना करो, तो जो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट बहुत बड़ी चीज है। वो जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार मेरा टाइम जाया हो गया, मेरा ये हो गया, तो यकीन मानो वो चीज बहुत क्रिटिकल होती है, वो आपको पढ़ने पे मजबूर करती है। तो खुदारा, आज से अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो। देखो, शेड्यूल हमेशा हर इंसान खुद बनाना स्टार्ट करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक जमाने में आप जैसे स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम आई बी ड्रॉप आउट एज वेल, इफ यू डोंट नो तो लेट मी टेल यू, आई एम आई बी ड्रॉप आउट एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी कंप्लीटली फैमिली इंजीनियरिंग की थी, मेरे फादर भी इंजीनियर है, मेरी मदर भी इंजीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो बड़े भाई हैं, दोनों भाई इंजीनियर हैं। यू ओनली नो दी वन, हाफिज मोहम्मद बिलाल से, आप सिर्फ उनको जानते हो। मेरे दूसरे भाई को आप नहीं जानते, क्योंकि वो, उन्हें टीचिंग का कोई शौक नहीं है, तो वो भी इंजीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ वेरी गुड मल्टीनेशनल एज वेल, क्योंकि मेरा शौक है टीचिंग, के साथ मैं टीचिंग भी कर रहा होता हूँ, और इस कॉम के बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे शौक है, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि आई वॉज ऑल्सो वंस अ स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आईबी भी मैंने क्लियर किया हुआ था, मैंने एनईडी भी क्लियर किया हुआ था। मुझे नस वगैरह जाने का शौक नहीं था, मुझे इनफैक्ट एनईडी जाने का भी शौक नहीं था। बट वो खैर एक अलग कहानी है, कभी जिंदगी के अंदर आपको मोटिवेशन चाहिए होगी तो सुनाऊंगा क्या कहानी थी क्या नहीं थी। बट द पॉइंट इज डेट मेरे प्यारे शागिर्द हो, मैं भी शेड्यूल बनाता था, और शेड्यूल को फॉलो भी करना होना चाहिए। अब देखो, हर इंसान अपने हिसाब से शेड्यूल बनाता है। अब शेड्यूल कैसे बनाते हो, देखो, आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि आप में से बहुत से बच्चे भी इंटर के स्टूडेंट्स होंगे, A2 के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपने सुबह कॉलेज तो जाना नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट जो
ए लेवल्स के जिनका कॉलेज कंपलसरी होता है कि आप सुबह उठ के कॉलेज जा रहे हो। अदरवाइज मेजोरिटी बच्चे जो हमारे पास होते हैं उन मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं इंटर के ए लेवल्स वाले, उन्हें कॉलेज नहीं जाना होता। और लेट सपोज अगर आपको कॉलेज भी जाना है तो आप फिर उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को फिक्स करो। कैसे कि लेट सपोज अगर आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो तो बेटा 10 बजे उठ, पढ़ने वाला बच्चा कभी सुबह 10 बजे नहीं उठता, सही है ना भाई। कोशिश करो सुबह एटलीस्ट 8 बजे लाजमी उठो। अपनी आदत ये बनाओ कि सुबह 8 बजे उठो, रात में 12-1 बजे तक लाजमी सो जाओ। और सुबह का जो टाइम होता है ना, यह सुबह लाजमी फजर की नमाज में उठो। मैंने फजर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अक्सर बच्चे हो सकता है फजर ना पढ़ते हो, बट ऑब्वियसली उठना तो आपको फजर में चाहिए, सही है ना। फजर में उठ के बेशक थोड़ी देर आप सो जाओ, दोबारा उठ के फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो सुबह। याद रखिएगा ये बात को, जब तक मैं आपकी एज के ऊपर था, जब तक मैं एक स्टूडेंट एज के अंदर था ना, मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी सुबह उठने की। अगर मैं किसी दिन लेट उठता था ना तो मुझे बड़ा गिल्ट रहता था उस दिन कि यार सुबह का टाइम निकल गया। क्योंकि याद रखिएगा जुमले को, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो याद करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप में हो सकता है बहुत से बच्चे कनेक्ट कर सकें, हो सकता है बहुत से बच्चे ना कनेक्ट कर सकें। अब तो खैर ऑब्वियसली अब तो ऑफिस होता है, वैसे ही सुबह उठना पड़ता है, मगर रिमेंबर दिस थिंग कि जिस जमाने में मैं आपके जैसे स्टूडेंट था, जब मैं एनईडी की तैयारी, एनईडी की तो खैर अभी तैयारी करी नहीं मैंने, आईबी की तैयारी, या जिस जमाने में मैं अपने इंटरमीडिएट के अंदर होता था, तो मेरी कोशिश होती थी सुबह लाजमी उठूं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको अपने एक शेड्यूल डिजाइन कर सको। तो सुबह का जो टाइम होता है, कोशिश करें इसमें लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा करें। जो चीज याद करने वाली है ना, इसको सुबह के टाइम के ऊपर रखें। जो भी चीज याद करने वाली है, अगर आप इंटरमीडिएट साइड के ऊपर है तो नसर निगार हो गए, शायर हो गए आपके, या फिर आपके पर्टिकुलरली फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, याद करने वाली जो चीजें, इनको सुबह के टाइम पे रखें। और अगर आप ए लेवल्स के हैं, कोई मसले की बात नहीं, आपकी भी याद करने वाली चीजें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, तो जो मुश्किल चीजें आपको लगती हैं उनको सुबह के टाइम पे लेके जाएं। और जो शाम के औकात होती है ना, इसमें बंदा होता है थोड़ा थका हुआ, तो इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैथ्स हो गई, मैथ्स इज ऑलवेज अबाउट द प्रैक्टिस, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होगा, ये सारी की सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिस करने वाली है। तो इसमें कोशिश आपने लाजमी ये करनी है कि मैथ्स हो वगैरह जो हो गई ना, इसको प्रैक्टिस वाले टाइम को शाम में रखें, खुदारा। अच्छा, अब देखो अपने टाइम को आप कैसे ब्रेक करो। लेट सपोज मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, अगर आप अपने ए लेवल्स को या अपने इंटरमीडिएट को टाइम दे रहे हो, तो एटलीस्ट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन आप अपने ए लेवल इंटरमीडिएट को आराम से बैठ के दो। कोई इसमें धक्कम पेली नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि यार आप इस दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हो। आप ये जो 5 दिन है ना, इनको पूरा पूरा अपने इंटरमीडिएट के लिए, ए लेवल्स के लिए फिक्स रखो। इसके अंदर आप कोशिश करो पूरी जान मारो, इसके अंदर आप कोशिश करो कि फालतू काम ना करो। देखो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ, खुदारा मेरा बेटा, ये जो आपका इंटर का जमाना होता है ना, ये आपका जो ए लेवल्स का जमाना होता है, बहुत क्रूशियल होता है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे माशाल्लाह से पाकिस्तान टूर पे जा रहे होते हैं इस जमाने में, भैया लोग पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं जमाने में, इस जमाने में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, पबजी को बैठ के खेल रहे हैं। क्या मैंने भी खेली हुई है, सिंपल इज डेट, अब तो छोड़ दी, अब जाहिर सी बात है बेकार लगती है। द पॉइंट इज डेट, क्रिकेट टूर्नामेंट्स को एंजॉय कर रहे हो या बैठ के हंसी मजाक गोलगप्पे में जा रहे हो, भाई इन तमाम चीजों से इज्तनाब करो, खुदारा इज्तनाब करो। अगर आप चाहते हो किसी अच्छी जगह जाना, तो मेरा बेटा ये जो टाइम है, टाइम बड़ा क्रूशल है। ये सिर्फ आपके पास 8 महीने का पीरियड है, सिर्फ 8 महीने। ये 8 महीने आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा फैसला करेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यकीन मानो, अगर इन 8 महीने अपने दोस्तों से दूर रह सकते हो ना, दोस्तों से दूर रहो। इन 8 महीने अगर मोबाइल को फ्रीक्वेंटली यूज करने से दूर रह सकते हो, दूर रहो। अगर इन 8 महीने क्रिकेट के, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स में जाने से दूर रह सकते हो, दूर रहो। अगर इन 8 महीने लकी वन के ऊपर मिलने मिलाने से, या कहीं और प्रेम गलियों में मिलने मिलाने से दूर रह सकते हो, दूर रहो। क्योंकि मेरा बेटा ये 8 महीने तुम्हें यहाँ भी लेके आ सकते हैं और यहाँ भी लेके आ सकते हैं। ये मेरे जुमले याद रखिएगा। देखो जो भी लड़का या लड़की तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम्हारे पास खुद ही वापस आ जाएगा। तुम्हारे पास खुद ही सारे के सारे तुम्हारे दोस्त वापस आ जाएंगे, अगर तुम किसी ढंग की जगह पे पहुंच गए ना, कि यार तुम यहाँ पे पहुंच गए, कैसे पहुंचे। यार मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। माय फ्रेंड्स, बिलीव मी, मैंने अपने इंटर के 2 साल अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट नहीं करा था, लिटरली किसी से नहीं किया था। सारे के सारे वापस आ गए, एक अच्छी जगह पे एडमिशन हुआ, सारे के सारे मैसेज करते हुए वापस आ गए। ये खानदान रिश्तेदार वो सारे वापस आ जाते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक बड़ा मशहूर कोटेशन है, एक बड़ी मशहूर कोटेशन, आई रियली लव दैट कोटेशन, कि उसकी मैं उर्दू की फॉर्म बता देता हूँ, इंग्लिश की मेरे जहन में भी आ नहीं रही। कि जो शिकस्त होती है ना मेरा बेटा, जो शिकस्त होती है यतीम होती है, और जो फतह होती है उसके कई बाप होते हैं। जो आपकी लूज होती है, या आप यानी जब आप हारते हैं ना, वो हमेशा यतीम होती है। मगर जो फतह होती है, यानी कि जब आप जीत जाते हैं, उससे कई बाप निकल कर आ जाते हैं, यानी कि कई फादर आ जाते हैं। विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, रिमेंबर दिस थिंग। तो इस चीज को, इन छोटे छोटे जुमलों को जहन में रखो कि भाई आपने ये 2 साल, आपने ये तरीके से 8 महीने बहुत तरीके से निकालने हैं। आप किसी भी किस्म की फनकारी में लगे हुए हो, कोई भी आप टूर्नामेंट खेलते हो, आपकी कोई भी साइड एक्टिविटीज है, जिम करते हो बेटा, जिम, बॉडी बॉडी, ये सारी बाद में बन जाएंगी। यार मैंने अपने जो है ना यूनिवर्सिटी के, मेरे ख्याल में सेकंड ईयर से जिम स्टार्ट किया था प्रॉपर्ली करना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली गुड नाउ। द पॉइंट इज दैट, अगर आप मेरी 2 साल 3 साल पहले की पिक्चर देखोगे ना, पहचान भी नहीं पाओगे। तो जिम शिम अगर कुछ भी करते हो ना, ये सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेस सारा रिलीज हो जाएगा एक साथ ही, जब आप किसी ढंग की जगह पे पहुंच जाओगे। तो
कहने का मकसद ये कि अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करना है। हफ्ते में जो 5 दिन है ना, ये सिर्फ इंटर और आपके ए लेवल्स के लिए है। और ये जो सैटरडे संडे वाले 2 दिन है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप इंटर या ए लेवल्स को कम से कम इस्तेमाल करो। बाकी टाइम मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो। बाकी टाइम कोशिश करो एप्टीट्यूड को दो। ये जो सैटरडे संडे का टाइम है ना, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। इनफैक्ट जो हमारे वो बच्चे हैं, जो बच्चे ए लेवल्स के, उनके पास तो खैर टाइम और भी बच जाता है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट जरा कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 6 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ए लेवल्स के बच्चों के पास नॉर्मली 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इंटर के बच्चे के पास और ज्यादा प्रेशर होता है। तो ए लेवल्स वाला तो हफ्ते में 5 दिन के अंदर भी टाइम दे सकते हैं थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का। सेकंडली, ए लेवल्स का जो कोर्स कंटेंट होता है वो मोस्टली पास्ट पेपर बेस्ड होता है, मोस्टली टॉपिकल बेस्ड होता है। मैंने भी ए लेवल्स की मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरा बेटा, इसलिए मुझे आइडिया ए लेवल्स का। तो भाई ए लेवल्स के अंदर आपका टॉपिकल बेस्ड है, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आपको इतना रट्टे नहीं मारने, आपको इतना लिखना नहीं है। इंटरमीडिएट क्या है, टोटली रट्टा बेस्ड है। बेगरतों ने पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ कि सिर्फ रट्टा बेस्ड है। वो नसर निगार के, शायर के उठा उठा के रट्टे मारने, 4 4 पेजेस को काले करने, 12 12 हेडिंग लिखनी उठा के। मुझे भी बेटा अपना टाइम याद है, आई वाज डिजेरियन, आई एम अ प्राउड डिजेरियन अलहमदुलिल्लाह। और मैंने डीजे से पढ़ा हुआ है, तो भाई आई एम अ प्राउड डिजेरियन। और डीजे में मेरी हाईएस्ट परसेंटेज थी अपने जमाने में, क्योंकि मेरा बहरिया एनओआरई 1 के अंदर बोर्ड पड़ा था। एनओआरई 1 नेवी का था, बहरिया का एनओआरई 1। सो द पॉइंट इज डेट कि मुझे भी याद है वो जमाने यार, कि किस तरीके से नशा निगार के, शायरों के बैठ बैठ के, ड्रामा निगार के रट्टे मार रहे होते थे बैठ के, लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे। मुझे याद है कि भाई मैं टाइम अपने साथ स्टॉप वॉच रखता था, स्टॉप वॉच के अंदर फिर उसकी प्रैक्टिस करता था लिख लिख के, यार 15 मिनट में पूरा कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा। तो मुझे भी मालूम है मेरा बेटा इंटर के बच्चे की स्ट्रगल्स क्या होती है, ए लेवल्स के बच्चे की स्ट्रगल्स क्या होती है, आई कैन कंसीडर। बट द पॉइंट इज डेट कि देखो, आपके पास इंटर के ए लेवल्स के बाद टाइम नहीं बचेगा। ये चीज भी आपको कंसीडर करनी है। देखो मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे, बट मैं चाहता हूँ मेरे कौम के बच्चे कोई बात सीख सकें आज की क्लास से। क्या सीख सकते हो? देखो तुम्हारे पास इंटर के जो एग्जाम्स एंड होंगे ना, ये जून के अंदर एंड होंगे इंटर के एग्जाम्स। आपके ए टू के एग्जाम नवंबर में एंड हो जाएंगे। मुझे मालूम है मेरे प्यारे बच्चों जो ए लेवल्स वाले हो ना, आपके इंटर के तो उसके ए लेवल्स के एक आपके नवंबर में एंड हो रहे होंगे, नहीं तो जून, आपके ये जनवरी में भी एक सीरीज आ रही होती है, नहीं तो जून जुलाई की सीरीज एक आपकी आ रही होती है। तो ए लेवल्स के बच्चे के पास तो इशू नहीं है, उसके बाद टाइम मिल जाता है। मगर जो इंटर का बच्चा है, मेरा बेटा, आपके जून में एग्जाम्स एंड होंगे, जुलाई में प्रैक्टिकल्स होंगे। मगर कोई यूनिवर्सिटी इसको फॉलो नहीं करती, कोई यूनिवर्सिटी को इससे सरोकार नहीं है। यूनिवर्सिटी कहती है जाए भाड़ में। इनफैक्ट नस्ट वाले तो कहते हैं कि भाई 60+ परसेंटेज होनी चाहिए, तुम एलिजिबल हो। आईबीए कहता है 60+ परसेंटेज हो, एलिजिबल हो। हमारे टेस्ट को क्लियर करके दिखाओ। फास्ट कहते हैं मेरे टेस्ट को क्लियर करके दिखाओ। एनईडी कहता है कि भाई 50% खाली मैं तुम्हारे इस इंटर के सिस्टम पे एतबार करता हूँ, 50% मेरे टेस्ट पे एतबार है। यानी कि वो कहता है कि भाई 50% इंटर के पे एतबार है, 50% आपके इंटर की मार्क्स कंसीडर करेंगे, 50% आपके टेस्ट के मार्क्स कंसीडर करेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि भैया, आपका जो सिंध बोर्ड है, जो फेडरल बोर्ड है, ये अप्रैल के अंदर कोर्स को एंड करता है, एग्जाम लेता है, और सिंध बोर्ड जून जुलाई में एंड करता है। और यूनिवर्सिटीज के टेस्ट फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, जून में स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नस्ट का नेट 1 होता है दिसंबर में, नेट 2 होगा फरवरी में, नेट 3 होगा मई में, नेट 4 होगा जुलाई में। फास्ट का टेस्ट होता है जुलाई में, आईबीएम का टेस्ट होता है सीबीएम का जुलाई के अंदर, एयर का टेस्ट होता है जुलाई के अंदर, कॉमसेट का टेस्ट होता है जुलाई के अंदर, एनईडी का राउंड 1 होता है जुलाई के अंदर, आईबीए का राउंड 1 होता है फरवरी के अंदर, राउंड 2 होता है जुलाई के अंदर। तो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी आपके इंटर से सरोकार रखती ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अफसोस का मुकाम है कि भाई हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इंतहाई बेकार है। तो कहने का मकसद ये कि आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और ये मैनेज इसी पैटर्न पे करोगे जब टाइम टेबल बनाओगे। देखो मैंने आपको एक बेसिक टाइम टेबल का आइडिया दिया है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। हर इंसान का सिस्टम दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, आज घर पे बैठ के अपना एक टाइम टेबल जरूर डिजाइन करो, और कोशिश करो उसमें जान मार दो उसे फॉलो करने की। जैसे लेट सपोज मैंने जो भी आपको आज का गिफ्ट दिया, होमवर्क दिया, आपने कोशिश करनी है कि उसको मैनेज करनी है, उसको कवर अप करने की, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। देखो दो चीजें ध्यान में रखिएगा, लास्ट में एक बात और करूंगा आपके क्वेश्चन लेने से पहले। मेरा बेटा, अक्सर बच्चे मैं देखता हूं एक चीज पे बड़ा परेशान होते हैं, सर वो फॉर्मूला की शीट आप शेयर कर दें। अक्सर बच्चे मैं देखता हूं टेस्ट से पहले जो है ना, मुझसे फॉर्मूला की शीट मांगते हुए पाए जाते हैं। मेरा बेटा, मैं फॉर्मूलाज की शीट आपसे शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट जो मेरी किताब है ना, उसके एंड में सारे फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं। मगर डू यू नो व्हाट, फॉर्मूलाज के लोग रट्टे मारते हैं। इंतहाई इंतहाई नलायक तरीन बच्चे होते हैं जो फॉर्मूला के रट्टे मारते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी के अंदर 5 से 10 एमसीक्यूज डायरेक्टली फॉर्मूलाज के आते हैं। मैथ्स के बात में सिर्फ कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की। हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आईबी के अंदर, लेट सपोज एनईडी के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, सिंपल डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल बायनोमियल का कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला शीट कैसे बनती है, देखो हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये बात मैं पहली क्लास में बता रहा हूं, बार बार नहीं रिपीट करूंगा, ये बड़ी गोल्डन बात है, गोल्डन बात।
हर चैप्टर के स्टार्ट, जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करवाया करूंगा ना मेरा बेटा, आपने करना क्या हुआ करेगा, आपने उस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए अपने रजिस्टर के अंदर 3 से 5 पेजेस को ब्लैंक छोड़ देना हुआ करेगा। क्या करना हुआ करेगा मेरा बेटा, जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए आपने 3 से 5 पेजेस को ब्लैंक छोड़ देना है। और ब्लैंक छोड़ने के बाद करना क्या है, उस चैप्टर में हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम जो भी फॉर्मूलाज कवर करेंगे ना, आपने हेडिंग वाइज इन 3 से 5 पेजेस के अंदर लिखते रहना हुआ करेगा। इससे फायदा क्या होगा, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपके पास एक बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी, जो कि ना सिर्फ आपको आपके ए लेवल्स के एग्जाम में, बल्कि आपको आपके सेकेंड ईयर मैथ्स के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मेरा बेटा याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज बेसिकली ए लेवल से, एप्टीट्यूड क्या होती है, वो टफ होती है सेकेंड ईयर से और ए लेवल से। तो आपके जो भी सेकेंड ईयर की ए लेवल्स के एग्जाम्स होंगे, आपकी उनकी भी एक तरीके से तैयारी ही हो रही होगी। लेट सपोज हम डेरिवेटिव, लिमिट्स, फंक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री को जो पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज है भाई, इसके अंदर सारी की सारी वही कॉन्सेप्ट जो आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ने या पढ़ रहे होंगे, उसकी एडवांस फॉर्म होती है, उसकी शॉर्टकट्स वाली फॉर्म होती है। तो आपकी सेकंड ईयर के एमसीक्यूज की तैयारी भी खुद ब खुद यहाँ पे हो रही होगी। अक्सर बच्चे सेकंड ईयर के अंदर परेशान होते हैं या उनको ये बात मालूम ही नहीं होती अक्सर बच्चों को, कि आपको एक बात मैं बताऊं, बड़े मजे की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा सेकंड ईयर का। आपको पता है सेकंड ईयर में अक्सर बच्चों के मार्क्स कहाँ पे कट होते हैं, यू वोंट इवन कंसीडर इट। 99% बच्चों के जो मार्क्स कम होते हैं सेकंड ईयर में बेटा, वो एमसीक्यूज के अंदर होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक की बात कर रहे हैं, ये तो फजूल बात कर रहे हैं आप। मेरा बेटा देखो, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपका जो सेकंड ईयर का पेपर होता है ना, जितने भी आपके 6 पेपर्स हैं, उन तमाम 6 के 6 पेपर्स के अंदर 100 नंबर का अगर पेपर है तो 20 नंबर के क्या होते हैं, एमसीक्यूज। और एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं ना, एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज अच्छे बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ। जो बेकार बच्चा है वो तो 10 नंबर गवा देता है एमसीक्यूज में सीधा सीधा। एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, नॉर्मली वो एमसीक्यूज में 16 से 17 मार्क्स स्कोर कर रहा होता है ऑन एवरेज। ये एक बहुत मैं क्रिटिकल आपको बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। क्या कहा मैंने, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो सेकंड ईयर के अंदर हर पेपर के अंदर ऑन एवरेज जो मार्क्स लेता है ना एमसीक्यूज में, वो 16 से 17 नंबर ले रहा होता है। तो वो हर पेपर के 4 4 नंबर वैसे ही गंवा रहा होता है। तो अगर आप 4 इंटू 6 करो तो 4 6 क्या बन गया आपके पास, 24। क्या आपको मालूम है 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब बेटा इंटर के अंदर जो एक परसेंटेज होती है वो 5.5 मार्क्स के ऊपर होती है इंटरमीडिएट के ऊपर। तो 24 को अगर आप 5.5 के ऊपर कर दो, आपकी सीधी 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 बगैर कुछ कहे 4 से 5% सिर्फ ये ब्लैंक्स गिरा देती हैं। वो भी अगर आप एमसीक्यूज में 16 नंबर स्कोर कर रहे हो, अगर 16 से भी कम कर रहे हो तो आपकी 6 से 7% सिर्फ एमसीक्यूज में गिर रही होती है। तो ये चंद बेसिक बातें हैं कि भाई जब आप एप्टीट्यूड को कवर करना अगर स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, एप्टीट्यूड की खास बात क्या होगी कि एप्टीट्यूड के अंदर आपकी इंटर की ब्लैंक्स, इंटरमीडिएट की आपके एमसीक्यूज वैसे ही कवर हो रहे होंगे और आप इजीली उनको एस कर सकते हो, इजीली उनको कवर अप कर सकते हो। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, ये चंद बेसिक बातें जो मैंने आपसे यहाँ पे आज की पहली क्लास में शेयर अप करना स्टार्ट करी। अच्छा, द पॉइंट इज डेट कि हम आगे मूव करने से पहले अब मैं आपके क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो आप डिस्कस मुझसे कर सके। अगेन द एक और बड़ी सिंपल सी बात, एक लास्ट में एक बड़ी छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि भाई आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त अगर किसी इंस्टीट्यूट जा रहा है, उसको बताओ गलत काम कर रहा है, उसको बताओ वो एक जलालत कर रहा है, क्योंकि बेटा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल गाइड नहीं कर रहा होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स की स्टोरीज बड़े फखर से शेयर करता हूँ। देर वर 2 स्टूडेंट्स, एक का नाम था रेहाब, एक का नाम था नारेन। ये दोनों मेरे भी रिसेंट बैच की स्टूडेंट्स थी। दोनों ने माशाल्लाह से एक बड़ी मशहूर कोचिंग में एडमिशन लिया, एक ने हैदराबाद में लिया था, एक ने फेज 6 के ऊपर लिया था। जिस जमाने में फेज 6 में पढ़ा रहा था उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप किससे हमने पढ़ना है, वो मुझसे इंटर से मुझे जानती थी, वो इंटर से मुझसे पढ़ रहे थे ना, क्योंकि मेरे इंटर में मैंने बैच बैच स्टार्ट किया था, देन उसमें आए थे मेरे पास, एंड देन फिर वो एप्टीट्यूड के अंदर मैंने उनसे कहा था कि भाई आप इंस्टीट्यूट को मत ज्वाइन करना, दे डोंट लिसन टू मी। बाखुदा उनमें से जो मैं रेहाब की अगर आपको कहानी बताऊं ना, रेहाब की कहानी क्या है, रेहाब की कहानी ये है कि यार उस अल्लाह की बंदी ने नेट 1 भी दिया, नेट 2 भी दिया, नेट 3 भी दिया, नेट 4 भी दिया। नेट 1 में उसने 90 मार्क्स लिए, नेट 2 में उसने 98 मार्क्स लिए, नेट 3 में उसने 100 मार्क्स लिए, नेट 4 में उसने 119 मार्क्स लिए। और जब उसने मुझे आफ्टर दी 1 ईयर, जब वो मैंने उससे, उसने मुझे बताया कि सर मेरा एडमिशन अब यहाँ हो गया और मैं आपके पर्टिकुलरली यूट्यूब पे तैयारी फिर मैंने करी है पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ तो इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा ये रिजल्ट आया। यकीन मानो मेरा दिमाग उड़ गया। क्यों उड़ गया बेटा, देखो नेट 1 में 90 नंबर लेना इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नेट 1 में 90 नंबर लेकर आ रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर फिर जो आपने ये हरकतें हो रही है ना, नेट 2, नेट 3, नेट 4, इसमें बच्चे की कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। और इंप्रूवमेंट पता है क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट वाला बच्चे को गाइड ही नहीं करता, वो बताता ही नहीं कि भाई तुमने इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। या फिर बच्चा भी पूछ नहीं रहा किसी टीचर से कि सर मेरी, मैंने अगर नेट 1 में 90 नंबर लिए तो नेट 2 में 98 क्यों आए मेरे, सर नेट 2 में तो ज्यादा आने चाहिए थे, नेट 1 के मुकाबले में बहुत ज्यादा
आने चाहिए थे, ये इतने कम क्यों आए? क्योंकि भाई नस्ट के अंदर आपके एटलीस्ट 140 प्लस का अगर स्कोर होगा, आप किसी भी अच्छी पर्टिकुलर फील्ड में आ सकते हो। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भैया वो माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट वालों ने 60-70 हजार रुपए तो ले लिए, मगर नो वन इज देयर टू गाइड। सिमिलरली जो दूसरी थी, इसी की दोस्त थी नारिन। नारिन का बाद में IBCS में मैंने करवाया। नारिन का क्या हिसाब था? उसका भी हिसाब था कि नस के सारे टेस्ट फेल करके बैठी हुई। क्यों फेल करके बैठी हुई है? तो इंस्टीट्यूट गाइड नहीं करने को तैयार है। इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है? इंस्टीट्यूट के अंदर होता क्या है भाई? इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बड़ा अरसा पढ़ाता रहा बेटा, फिजिकल क्लासेस के अंदर होता ये है कि फिजिकल के अंदर सिर्फ जो है ना, मेजोरिटी आवाम जो बैठी हुई होती है ना, वो फनकारी करने बैठी होती है। लड़का लड़की के नंबर दे रहा होता है, लड़की लड़के को नंबर दे रही होती है 99% केसेस के अंदर। इनफैक्ट जो इनके डिफेंस के कैंपसेस होते हैं ना, उसमें तो और ही माशाल्लाह से हरकतें चल रही होती हैं। मैंने बड़ा अरसा गुलशन में भी पढ़ाया, नीपा में भी पढ़ाया, डिफेंस में भी पढ़ाया। 99% केसेस में होता क्या है फिजिकल केसेस के अंदर, कि भाई टीचर आता है, 4 घंटे की क्लास है। मुझे एक बात बताओ, मैं सुबह 8 बजे से लेके अगर 12 बजे तक की क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी कहानी तो खैर छोड़ दो, मैं तो खैर किसी ना किसी तरीके से चीज पढ़ा ही दूंगा, मुझे आदत है 4 घंटे पढ़ाने की, 5 घंटे पढ़ाने की। मगर एक 4 घंटे की क्लास में बच्चा क्या उस चीज को पिक करेगा? बच्चा क्या कॉन्सेप्ट को पिक करेगा? और फिर 4 घंटे की अगर मैथ्स की क्लास है तो देन फिर 4 घंटे की फिजिक्स की क्लास है। यानी कि 4 घंटे की मैथ्स की क्लास है, देन 4 घंटे की फिजिक्स की क्लास है, बीच में कोई गैप भी नहीं है, और गैप अगर है तो नमाज का आधे घंटे का गैप है। और फिर उसके बाद आप घर पे जाके क्या रिवीजन करोगे, क्या रिवाइज करोगे? तो फिजिकल कोचिंग आर ऑलवेज ऑलवेज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। रिमेंबर दिस थिंग, पढ़ने वाला फिजिकल में भी पढ़ लेता है, ना पढ़ने वाला ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ सकता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो ऐसा नहीं है कि फिजिकल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं आप कर सकते। जो पढ़ने वाला होगा फिजिकल में भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन में भी पढ़ सकता है। बट द इशू इज डेट फिजिकल में टाइम मैनेज करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। रिमेंबर दिस थिंग, आप 70,000 रुपीज दे रहे हो फॉर फ्रीकिंग 12 आवर्स क्लास। आप ये बात यकीन नहीं करोगे, इनफैक्ट जब मैं नाम लेता हूँ तो फिर वो नाराज होकर मुझे कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं, अकरम भाई। तो कहने का मकसद ये है कि भैया कि जो फिजिकल वाले इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं ना, ये करते क्या, 18-18 घंटे की एक साथ क्लास लगाई हुई है, 12-12 घंटे की नसी क्लास लगाई हुई है, सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक की क्लासेस इनके इंस्टीट्यूट में लगी हुई है। मगर चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि भाई बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, बच्चा घर पे जाके प्रैक्टिस कब करेगा? प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। तो रिमेंबर दिस थिंग, इन क्लासेस के अंदर जो टाइम टेबल आपका रखा गया, वो टाइम टेबल इसलिए ऐसा रखा गया है कि आप उस चीज को बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से कर सको। और घर पे बैठ के पढ़ने का मेजर फायदा क्या है आपको? क्या यार, आपको कहीं रिक्शे के, चिंची के, मोटरसाइकिल के, गाड़ी के धुएं और धक्के नहीं खाने। आपको सिंपल घर पे बैठ के तैयारी करनी है, आप सिंपल घर पे बैठ के इजीली मेकआउट कर सकते हो। खुदारा इस चीज को समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग जो आप किसी भी चीज को फॉलो अप कर सकते हो। याद रखिएगा मेरा बेटा, मैं अगेन एक बात कहता हूँ, पढ़ने वाले अगर आप स्टूडेंट हो, आप इजीली चीज को कवर अप कर सकते हो, आप इजीली चीजों को टैकल आउट कर सकते हो, आप इजीली चीजों को लेके चल सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, लास्ट में आपकी 2-3 सवालों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। सर क्या बुक रीडिंग जरूरी होती है? मेरा बेटा बुक रीडिंग जरूरी नहीं होती, इनफैक्ट मैथ्स में नहीं होती। एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल कर सकते हो, बट मैथ्स में बुक रीडिंग थोड़ी होती है। मैथ्स में प्रैक्टिस होती है, मैथ्स में कोई बुक रीडिंग की फनकारी नहीं होती भाई, सही है ना? मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है, आप जितनी ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है आपका। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल बुक रीडिंग होती है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और बच्चे ने पूछा, सर नेट वन तक कोर्स, बेटा मैं इसका जवाब ऊपर दे चुका था आप लोगों के। नेट वन तक आपके कोर्स के कुछ टॉपिक्स हुए भी होंगे, बाकी मैंने आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दी भी होंगी। तो आप में अगर कोई टॉपिक कवर करना है, पहले से कवर अप कर सकते हो। ये बात मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। नेट वन तक किसी भी जगह पे कोर्स कवर नहीं होता भाई। नेट वन में 2 महीने में नस का कोर्स कैसे कवर अप होगा? कैसे कवर हो सकता है? कहीं भी कवर नहीं हो सकता मेरा बेटा। नस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है बेटा, गली मोहल्ले के अनुसार थोड़ी है नस कि उसका कोर्स दिसंबर तक एंड हो जाएगा, सही है ना? हाँ, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर अप होना स्टार्ट हुए भी होंगे, और आपको मैंने साथ में पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग दी भी होगी। तो अगर आप कोई टॉपिक पहले कवर अप करना चाहते हो, आप उसको पहले भी कवर कर सकते हो, सही है ना? अभी जब आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाओगे ना, जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जब वो गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाओगे, तो आपको वहां पे तमाम टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि अगर आप कोई टॉपिक एंड करना चाह रहे हो, पहले से पढ़ना चाह रहे हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो, सही है ना भैया? सिंपल इज डेट। बाकी जितने फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ये सारी फनकारी वाली, सर ये रफ वर्क वाली, या ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या डेटा साइंसेस वाली, तो मेरा बेटा ये सारी फजूल चीजें अभी, पहले आप टेस्ट, जब तक आप किसी जगह का, अच्छी जगह का नहीं अप्लाई कर देते, उस तक ये सारी बातें बेकार हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि भाई अभी ये सारी जो फील्ड रिलेटेड बातें हैं ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अच्छी है सर, CS अच्छी है, डेटा साइंस अच्छी है, ये सब बेकार बातें, ये सब हवाई घोड़े हैं। हवाई घोड़े समझते हो क्या होते हैं? कि शेख चिल्ली वाली बातें हैं। शेख चिल्ली एक दफा जा रहा था, उसके पास एक अंडा था, वो सोच रहा था कि यार एक अंडा, इससे एक मुर्गी निकलेगी, उसके बच्चे होंगे, 6 अंडे होंगे, 6 से 12 बच्चे निकलेंगे, 12 से 18, 18 से 100, उसका एक दड़बा होगा, फिर कल को पूरा महल बना लेगा। जाते जाते पत्थर आया, पत्थर से वो शेख चिल्ली गिर जाता है, उसकी जेब में जो अंडा होता है वो अंडा भी टूट जाता है, सही है ना भाई? तो ये सारी की सारी जो है ना फजूल बातें हैं, कि अभी आप अगर ये बैठ के सोच, फील्ड रिलेटेड चीजों को अगर आप अभी बैठ के सोचना स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए भी ये शेख चिल्ली वाली कहानी है। कि भाई अगर आप अभी बैठ के सिर्फ इन चीजों पे टाइम जाया करना स्टार्ट कर दोगे ना मेरे बेटे, ये फजूल चीज है। खुदा रहा है फील्ड रिलेटेड कोई भी बातें, कि सर वो डेटा साइंसेस कहाँ की अच्छी है, सर वो रफ वर्क पेपर होगा नहीं, ये सारी बातें मैं गाइड करूंगा यार, मेरा काम है, मैं गाइड करूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ मेरे बेटा। मैं
मैं इतनी काउंसलिंग के सेशन देता हूँ ना, अगर तुम मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो, मैंने बेतहाशा काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए होते हैं बच्चों को। भैया मैं हर चीज आपको दे दूंगा, मगर ये अभी के लिए नहीं है। अभी आप शेख चिल्ली की तरह अपने अंडे को जाया नहीं कर सकते मेरा बेटा। वो जो एग है ना, वो एग आपका भी टाइम है। वो जो एग है ना, वो एग आपका टाइम है। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट होती है। एक जुमले को मेरे अपने कहीं पे लिख लीजिएगा। एप्टीट्यूड और एक इंटर या ए लेवल में आपको पता है डिफरेंस क्या होता है? इंटर के अंदर क्या होता है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ वही कामयाब होगा। एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड के अंदर अगर आपने गलत टाइमिंग कर दी, एप्टीट्यूड के अंदर अगर आपने पेपर को गलत तरीके से सॉल्व किया, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द पेपर। मैं आपको पेपर सॉल्व करना भी सिखाऊंगा एप्टीट्यूड का, मैं आपको टाइम मैनेज करना भी सिखा रहा हूँ। मगर याद रखिएगा एप्टीट्यूड की एक छोटी सी बात, कि एप्टीट्यूड के अंदर अगर एक एवरेज बच्चा और एक अच्छे बच्चा है, तो मेरा बेटा एवरेज बच्चा अच्छे बच्चे को बीट कर सकता है, अगर अच्छे बच्चे को टाइम मैनेज करना, पेपर सॉल्व करना नहीं आता। तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो आज आपके हाथ में शेख चिल्ली की तरह एक अंडा मौजूद है, और वो अंडा पता है क्या है? वो जो अंडा है ना, वो अंडा टाइम का अंडा है। ये टाइम का जो अंडा है ना मेरा बेटा, ये बहुत क्रूशल है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको अपने जहन में लाजमी तौर पे रखें, कि अगर ये अंडा फूट गया, अगर ये अंडा टूट गया, तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो टाइम जो है ना, इसको बहुत जहन में रखने की जरूरत है मेरा बेटा। इंप्रूवमेंट का जो फैसला होता है ना, जो इंप्रूवर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान फैसला नहीं होता, उनके लिए बड़ी जिंदगी टफ होती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचते हैं ना, इस साल नहीं हुआ अगले साल दे दूंगा, तो बेटा ये चीज जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, कि एक साल का गैप लेना। क्योंकि एक साल का जो गैप होता है ना मेरा बेटा, उसमें बहुत मसले मसाइल होते हैं। सही है ना? जो बच्चे इंप्रूवर्स होते हैं उन्हें आइडिया होता है कि भाई, उन्हें लोगों के ताने भी सुनने को पड़ रहे होते हैं। उन्हें उनके जब दोस्त किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं, उनकी स्नैप्स या उनकी स्टोरीज देख के वो बड़ा उदास हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई टाइम को अपना बड़ा क्रूशली आपको मैनेज करना है। सेकंड नंबर के ऊपर इंशाल्लाह कल से हम लोग अपनी पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ावजल। तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर के मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली डेट विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज। हम वहां से अपनी बात का आगाज कर रहे होंगे। सही है ना भैया? सीक्वेंस सीरीज से अपनी बात का आगाज करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा आएगा, नस में, फास्ट में, आईबी में, एनईडी के अंदर। एनटीएचपी का एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा बेटा एनटीएचपी जो होता है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, दैट इज ऑफ आईबीए, जिन बच्चों को इसका नहीं पता और जिन बच्चों को इनका पता है, मैं तमाम बच्चों से रिकमेंड करूंगा मेरा बेटा एनटीएचपी में लाजमी अप्लाई करिएगा। एनटीएचपी के फॉर्म्स आईबी की वेबसाइट पे आए भी होंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपको आईबीए कंप्लीट स्कॉलरशिप देता है पढ़ने के लिए। और इसका जो टेस्ट होता है दिसंबर के एंड के अंदर होगा, और इसका टेस्ट आप पे कंप्लीट इंटरमीडिएट से आ रहा होता है। सही है ना? तो जो हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस होंगी ना, वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगी एनटीएचपी की प्रिपरेशन के लिए। एनटीएचपी में जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, आईबीए खुद उसको टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, और देन आईबी का जब वो टेस्ट देते हैं, तो उसके बाद उसमें 100% स्कॉलरशिप उनको मिलती है। तो एनटीएचपी इज अ वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ आईबीए। तो याद रखिएगा एनटीएचपी में लाजमी अप्लाई करिएगा। अगर आप में से किसी बच्चे को आईबीएस या आईबीएस बीबीए एसीएफ करने का शौक है, तो एनटीएचपी इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, गो फॉर इट। उसमें इंटर का कोर्स आता है, इंटर के कोर्स से पेपर आता है। सेकेंडली जो आपके पास पैटर्न होता है वो पूरा इंटरमीडिएट बेस्ड होता है। और हमारी जो एप्टीट्यूड क्लासेस होंगी, ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे एनटीएचपी की प्रिपरेशन के लिए। सही है ना भैया? तो हमने ये बात भी डिस्कस कर ली। और बोले भाई, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड चाहिए, मैं साथ साथ और तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के बारे में गाइड भी कर रहा हूँ। बट अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव गाइड चाहिए ना, आप सिंपल जाके लिखो यूट्यूब के ऊपर, नर्स्ट पेपर पैटर्न बाय हाशिम जिया, या नर्स्ट बाय हाशिम जिया, या नर्स्ट बाय मैथफ्लिक्स हाशिम जिया, या एनईडी बाय हाशिम जिया, या फास्ट बाय हाशिम जिया, या आईबीए बाय हाशिम जिया। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की कॉम्प्रिहेंसिव अगर गाइड चाहिए, तो आप सिंपल तरीके से यूट्यूब पे भी जाकर ले सकते हो। उस यूनिवर्सिटी का डिटेल पैटर्न आपके पास खुलकर आ जाएगा। सही है ना भाई? मैंने वो सभी बताया बहुत है। और बोलो भाई, बस यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्द?